देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि इस पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें जो पिछला वाला हमारा टॉपिक था मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि वही जो आपने पैरामीटर्स पढ़े हैं वही यहाँ पे काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन? तो डिस्पर्जन का बच्चों मतलब होता है हिंदी में बिखरना, स्कैटर होना, ठीक है। तो बिखराव क्यों यूज करते हैं? तो एक काम करिए, देखिए हमने क्या किया कि 5 मैचेस की सीरीज थी, मतलब सीरीज थी, और आपको सचिन और सहवाग दोनों के स्कोर्स आपको गिवन है 5 मैचेस में, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस एंड ऑल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट्स, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास 5 डेटा है। वी विल एनालाइज द डेटा एंड वी विल एनालाइज द परफॉर्मेंस कि हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, सचिन और सहवाग्स, ठीक है। तो बच्चों क्या किया, सचिन के डेटा दिए, फर्स्ट मैच में इतने रन्स बनाए, सेकंड मैच में इतने बनाए, इतने हैं हमारे पास। वी आर नॉट टोल्ड अबाउट नंबर ऑफ बॉल्स। मैंने ये बोला कि जो हमारे पास डेटा है उसी के बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस जज करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सहवाग के डेटा थे हमारे पास, तो मैंने दोनों का एवरेज निकाला। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज, ठीक है। जिसका एवरेज ज्यादा, इसका मतलब उसके ओवरऑल रन्स ज्यादा, परफॉर्मेंस ठीक है, क्लियर, ज्यादा बेटर है मतलब। तो इसका एवरेज हमने निकाला बच्चों, तो वो आ रहा है 60, और इसका एवरेज बच्चों हमने निकाला 60। अब दोनों का एवरेज जो है वो सेम आ गया। नाउ हाउ कैन वी कंपेयर, ठीक है, इफ द एवरेज इज सिमिलर। अगर दो बच्चों के बोर्ड में 10 बोर्ड में 75% बने हैं, तो व्हाट शुड बी द पैरामीटर टू जज देम, ठीक है, कि हु इज बेटर देन द अदर। तो बच्चों उसके लिए क्या किया, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फिर एवरेज के बाद, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या है कि एक बच्चा है, उसने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, मान लीजिए अपनी क्लासेस में उसने पूरे 10 या 12 टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा बच्चे ने भी उतने ही नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, और दोनों की एवरेज रैंक आप समझ रहे हैं, हर टेस्ट की रैंक निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट कर दी, तो एवरेज रैंक जो दोनों की है वो आ रही है 52। पर बच्चा एक्चुअली उसमें पहला बच्चा है मोहन, तो उसकी रैंक जो है एवरेज रैंक 52 है, लेकिन अगर आप उसकी रैंक्स एनालाइज करेंगे तो उसकी रैंक आएगी 52, कभी 52 आई है, कभी 62 आई है, कभी 42 आई है, 45 आई है, मतलब वो 40, 45, 50, 60 के आसपास ही है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसकी एवरेज तो 52 रैंक है, लेकिन एक बार उसकी रैंक सेकंड भी आ चुकी है पूरे फेज में, ठीक है। एक बार सेकंड भी आ चुकी है और एक बार आ चुकी है 152, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि उसके एवरेज 52 है, लेकिन उसका जो वेरिएशन है आप देखेंगे तो वो 150 तक भी गया है, उधर 2 तक भी गया है, 3 तक भी गया है, ठीक है। इसका मतलब इसके जो डेटा हैं वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, मतलब कंसिस्टेंसी इसकी पुअर है। ध्यान रखिएगा, जो जितना बिखरा हुआ है उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही पुअर है। तो हमारा जो सेकंड पैरामीटर आता है परफॉर्मेंस जज करने का, वो आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी कैसे जज करते हैं हम लोग, कि बिखराव कितना है डेटाज में, ठीक है। परफॉर्मेंस कितनी कंसिस्टेंट है, मतलब अपनी एवरेज के आसपास कितना ज्यादा घूमती है, ठीक है। अगर आप एवरेज से हमेशा बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे इधर से उधर, तो इसका मतलब आपकी कंसिस्टेंसी पुअर है। तो बच्चों कंसिस्टेंसी मतलब है बिखराव। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पे सचिन का जो डेटा था, ये एवरेज तो 60 था, सचिन का डेटा जो है 48, 72 ये नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है, ये बना दिए सारे, और ऐसे सहवाग का प्लॉट किया बच्चों, ये क्लियर। तो यहां पर मुझे दिखा कि जो सचिन के डेटा है, वो जो इसका सचिन का एवरेज है उसके अबाउट ऐसे बिखरे हुए हैं। ये वाला डेटा इतना बिखरा हुआ है, ये वाला डेटा इतना बिखरा हुआ है, ये डेटा इतना बिखरा हुआ है, ये वाला इतना बिखरा हुआ है, ठीक है, इतना सा बिखरा हुआ है। लेकिन अगर हम सहवाग की बात करें तो एवरेज 60 है, तो पहला डेटा जो है सहवाग का 60 के कंपैरिजन में इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतना बिखराव पे है, और दूसरा इतना बिखराव पे। तो सिंपल सी बात है, हम ये देख के बोल सकते हैं कि दोनों का एवरेज सिमिलर है, लेकिन सचिन की कंसिस्टेंसी अच्छी है, बेटर देन सहवाग्स कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्योंकि सहवाग के जो डेटा है उनका बिखराव, स्कैटर्डनेस जो है वो ज्यादा है, क्लियर। तो बच्चों सिंपल सी बात यहां से समझ में आई कि जो स्कैटर्डनेस है या जो डिस्पर्जन है वो एक नेगेटिव चीज है परफॉर्मेंस के लिए। जितना ज्यादा डिस्पर्जन है, जितना ज्यादा बिखराव है, परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर कहलाएगी, उतनी ही कंसिस्टेंसी आपकी पुअर रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट ये कि हम कैसे मेजर करेंगे भाई, एवरेज के रेस्पेक्ट में मेजर कर लिया हमने, लेकिन बच्चों हर बार ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं कि हम हमेशा सारे डेटा, ये तो 5 ही डेटा थे, अगर 500 डेटा होते तो आप दोनों के 500 डेटा जो है यहाँ पे अरेंज करते और फिर देखते, तो हर डेटा जो है अलग अलग बिखरा हुआ है। तो ओवरऑल कोई तो एक नंबर, ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा फिगर होना चाहिए जो ओवरऑल ये बता दे कि इसका बिखराव ज्यादा है, इसका बिखराव कम है। तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स दिए गए डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहला जो अपने पास यहाँ पे पैरामीटर था डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, वो था रेंज। तो
तो रेंज की डेफिनेशन दी गई हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो बच्चों हुआ क्या, जैसे सचिन की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो सचिन के हाईएस्ट स्कोर है 72 और लोएस्ट स्कोर है 48, तो 72 माइनस 48 दैट इज 24। मतलब क्या हुआ, ये रहा 48 और ये रहा 72, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे, गैप निकालोगे, तो आपके पास ये डिस्टेंस आएगी बेसिकली, है ना। तो रेंज का मतलब क्या है कि इस लेंथ में सचिन के सारे डेटा डिस्पर्स हैं, फैले हुए हैं, ठीक है, रेंज का ये मीनिंग है। तो ये एक लेंथ निकाल ली, उस रेंज में ही सचिन के डेटा फैले हुए हैं, मतलब इतना लंबाई हमने निकाल ली बेसिकली, है ना। और अगर हम बात करें सहवाग की, तो उसका मैक्सिमम स्कोर जो है दैट इज 130 एंड मिनिमम इज 10, तो मतलब ये 130 और ये 10, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज 120, तो 120 इज द लेंथ ऑफ द बैंड, ठीक है, इन विच ऑल द डेटा आर स्कैटर्ड। क्लियर। तो इसका मतलब सारे डेटा 120 की लेंथ में बिखरे हुए हैं। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई इसके डेटा इतनी छोटी सी लेंथ में बिखरे हैं, इसके डेटा इतनी बड़ी रेंज में बिखरे हैं, इसका मतलब इसके डेटा का ओवरऑल बिखराव ज्यादा है, इसकी परफॉर्मेंस सहवाग की पुअर है एज कंपेयर टू सचिन्स परफॉर्मेंस, इजंट इट। तो बच्चों रेंज का ये कॉन्सेप्ट था। तो रेंज इसकी ज्यादा है, स्कैटर्डनेस उसकी ज्यादा है, डिस्पर्जन उसका ज्यादा है, परफॉर्मेंस उसकी पुअर है, कंसिस्टेंसी उसकी पुअर है, ठीक है। और एक और बच्चों ने डेफिनेशन दी गई है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसको लर्न कर लें। कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। जैसे सचिन की निकालनी तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 72 माइनस 48 अपॉन 72 प्लस 48, दैट्स इट। क्लियर। अब बच्चों आगे देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा केस हो गया, रेंज आपको समझ में आ गया होपफुली। अब मान लीजिए ऐसा है कि हम तो परफॉर्मेंस जज करने गए थे, फिर हमने रेंज का सहारा लिया। अब मान लीजिए कि 5 की जगह 200 मैचेस थे, सचिन ने भी 200 मैचेस खेले और सहवाग ने भी वही 200 मैचेस खेले, और सारे के सारे 200 मैचेस के रन्स जो हैं आपको गिवन है। क्लियर। और अपने सारे के सारे रन्स जो हैं वो एनालाइज करने लगे, तो पता लगा फिर से एवरेज सेम आया। अब बात करनी थी डिस्पर्जन की। ऐसा नहीं है कि एवरेज सेम होता है, एवरेज सेम होता है तो ही डिस्पर्जन निकालते हैं। देखिए किसी की परफॉर्मेंस जज करने के लिए केवल एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पर्जन भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी एवरेज रैंक जो है वो 50 हो, ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्पर्जन है वो बहुत ज्यादा हो, और एक बच्चे की एवरेज रैंक 52 हो लेकिन डिस्पर्जन बहुत कम हो, तो अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किसको ज्यादा बेटर मानूंगा। मेरे खुद के पैरामीटर्स हैं कि मैं डिस्पर्जन को, मतलब कंसिस्टेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि एवरेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज सेम आएगा तो ही आप डिस्पर्जन काउंट करते हैं। डिस्पर्जन इज अनदर मेजरमेंट टू जज द परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस जज करने का दूसरा पैरामीटर है। तो बच्चों देखो हुआ क्या कि 200 मैचेस में सचिन जो है वो अपनी स्टाइल में खेलता रहा ऐसे ही, ठीक है, अपनी स्टाइल में खेलता रहा, और सचिन की रेंज जो निकाली हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, मान लेते हैं अभी भी हाईएस्ट जो है सचिन का 72 ही था और लोएस्ट 48 ही था, तो रेंज वाज 24, इजंट इट। अब लेकिन सहवाग के साथ क्या हुआ, सहवाग 198 मैचेस में सचिन से भी ज्यादा कंसिस्टेंसी खेला है। मतलब एवरेज अगर 60 है सहवाग का, तो सहवाग के स्कोर्स हैं 61, 62, 58, 59, बस इतने ही बनाता रहा वो, 60 के बिल्कुल +5 और -5 के अंदर घूमता रहा 198 मैचेस में। लेकिन फिर से लास्ट के 2 मैचेस में उससे गलती हो गई, क्या कि जो उसका सेकंड लास्ट मैच था उसमें वो 10 पे आउट हो गया, और जो उसका लास्ट मैच था उसमें उसने फिर से 130 बना दिए। Still the range is highest minus lowest, that is 130 minus 10, that is 120। इसका मतलब सहवाग जो है रेंज के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस अभी भी उतनी ही बदनाम निकली जितनी की पहले थी। अभी भी जो है उसकी रेंज हम बोल रहे हैं 120, भाई इतना बिखराव है, एक्चुअली में है क्या, नहीं है, क्योंकि we are not talking about 198 data which are very much consistent. We are talking about just 2 data, lowest and the highest. But to judge our performance, you should talk about each and every performance. Yeah, performance in each and every match means every data is important. But yeah, range is not talking about every data. It is talking about, it is मतलब judging your performance on the basis of 2 data only, the lowest and the highest. बीच में क्या चल रहा है उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि रेंज जो है वो बहुत अच्छा मेजरमेंट नहीं है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का, ठीक है, बहुत अच्छा मेजरमेंट नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो बच्चों उसके लिए क्या किया गया कि ये बोला गया कि भाई 2 डेटा के बेसिस पे आप जज कर लोगे तो मजा ही नहीं आएगा, फिर तो कैसे पता लगेगा बाकी के मैचेस में उसने क्या किया, बाकी की डेटा का डिस्पर्जन कितना है। तो उसके लिए बोला गया कि जब हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक डेटा का बिखराव इंपॉर्टेंट है, तो हम हर एक डेटा के बिखराव की बात करेंगे, सिंपल। तो उसके लिए क्या किया गया, देखिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एवरेज जो था वो x बार था, कितना था x बार, और ये डेटा थे x1, x2, x3, इस तरह से डेटा दे रखे हैं आपके पास, xn-2, xn-1, xn, ये डेटा आपके पास गिवन है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक मैच का परफॉर्मेंस जज करना है बिखराव। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो मैच है उसका इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्पर्स है, कितना बिखरा हुआ है। तो हम बोलेंगे भैया x1 माइनस x बार, लेकिन तो निगेटिव आएगा तो हमको मतलब नहीं है इस तरफ या उस तरफ, बिखराव देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, तो मॉड लगा दिया हमने। भाई इधर बिखरे या इधर बिखरे बात ही की है। अगर एवरेज 60 है, 55 पे आउट हो या 65 पे आउट हो, ठीक है, आपका बिखराव तो 5 ही है, तो हमने मॉड ले लिया। अब जैसे दूसरा डेटा था वो कितना बिखरा हुआ है साहब, तो वो इतना बिखरा हुआ है, इस टाइप का। तो हर एक मैच का, हर एक डेटा का बिखराव निकाल लिया, ठीक है, या हमने निकाल लिया कि कितना बिखरा हुआ है। तो बच्चों ये जो निकाला ना हमने, इसको बोलते हैं डेविएशन। हमने क्या निकाला, द डेविएशन ऑफ x1 विद रेस्पेक्ट टू x बार, द डेविएशन ऑफ x2 विद रेस्पेक्ट टू x बार। तो वी हैव कैलकुलेटेड डेविएशन ऑफ ईच एंड एवरी मैच विद रेस्पेक्ट टू x बार। तो बच्चों सबका निकाल लिया। अब सबका निकाल लिया, ऐसे सहवाग का भी निकाल लिया, ऐसे सचिन का भी निकाल लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? अब कैसे जज करें? 200 मैचेस का थोड़ी ना कंपेयर करूंगा, किसी में सचिन का ज्यादा आएगा, किसी में सहवाग का ज्यादा आएगा। तो हमने क्या किया, हमने हर मैच का डेविएशन निकाला, और 200 मैचेस थे ना, तो सारे डेविएशंस का एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया कि भाई सचिन का एवरेज डेविएशन कितना है और सहवाग का एवरेज डेविएशन कितना है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग all the deviations, yeah, we are adding deviations of all the data and we are taking the mean of it, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, सारे डेटा के जो डेविएशन थे उनकी एक मीन वैल्यू निकाल ली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीन ऑफ द डेविएशन, मतलब इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज कॉल्ड मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन में हमने क्या किया, सारे डेविएशंस निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। अब बच्चों यहां पर जो हमने डेविएशन काउंट किया है वो मीन के रेस्पेक्ट में किया है, लेकिन मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर जो आपका जो मेजरमेंट है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का, आपके डेटा का, वो मीडियन से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आप एवरेज जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं वो अगर मीडियन लेते हैं तो बिखराव भी उसी के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तभी तो उसका कुछ मतलब निकलेगा ना। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि एक्स बार की रेस्पेक्ट में लिया जाए। अगर किसी को मीडियन के रेस्पेक्ट में बिखराव चेक करना है तो वो सारे के सारे डेविएशन जो है वो मीडियन के रेस्पेक्ट में निकाल सकता है। x1 माइनस मीडियन का मॉड, x2 माइनस मीडियन का मॉड, समझ में आ रहा है? इसके अलावा आपने सारे के सारे डेविएशंस जो है वो मीडियन के अबाउट निकाल लिए और डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो यू हैव कैलकुलेटेड मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। और ऐसे मॉड के अबाउट निकालना है तो मॉड के अबाउट निकाल लेंगे, x1 माइनस मॉड, x2 माइनस मॉड, ऐसे करके मॉड लगा के सबको सम करके डिवाइडेड बाय n। आगे समझ में? तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी मीन डेविएशन अबाउट मॉड, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मीन डेविएशन, इजंट इट? तो देखिए बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, द समेशन ऑफ ऑल द डेविएशंस xi माइनस ए मतलब क्या है, वो सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अबाउट आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हो। तो हमने सारे डेटा का मीन डेविएशन निकाला विद मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के समेशन किया और नंबर ऑफ टर्म का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मीन डेविएशन का वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 5, 5 plus d, 5 plus 2d, 5 plus 3d up to 5 plus 100d from their mean is 255। मतलब इनके मीन के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें मीन डेविएशन तो 255 दे रखा है, तो हमसे d की वैल्यू पूछिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों मीन निकालते हैं। तो मीन क्या है, तो AP दिख रही है वैसे ही, 5 plus d, 5 plus 2d, तो कितनी टर्म्स है 101, तो मिडिल टर्म ही एवरेज हो जाएगा। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 51st टर्म, और वो क्या होगी a plus 50d। तो अगर हम मीन की बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों a मतलब 5, ठीक है, क्योंकि सब में a ऐड कर रहे हैं, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो 5 plus 50d ये मेरे पास मीन हो गया। नाउ इफ आई कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट दिस, तो बच्चों मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, x1 माइनस दिस मॉड लेंगे, तो बच्चों यहां से आएगा 50d का मॉडुलस, ठीक है, प्लस जब अगले वाले में से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा बच्चों, 49d का मॉड, ठीक है, मॉड जरूर लगाइएगा। ऐसे बच्चों चलता रहेगा, ऐसे बीच में आएगा एक बार 49d वाली टर्म, तो उसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ d, और बच्चों जब 50d वाली टर्म आएगी तो क्या आ जाएगा, डिवीजन 0, ठीक है। फिर वापस 51 वाले में मॉड d, ऐसे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और लास्ट में जब 100d में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 50d, इस तरह से आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स का अगर बच्चों डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो कितनी है, 101, और ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, ये मीन डेविएशन 255 के इक्वल, ये 255। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, अगर मैं सबका समेशन निकालूं तो ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है सिमिलर है, तो 2 टाइम्स कर देंगे और मॉड डी सब में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 50, ठीक है। और ये 101 को मैं उस तरफ ले जाता हूं तो दैट इज 255 इंटू 101,
और बच्चों अब इसकी वैल्यू तो पता ही है, 2 इंटू मॉड डी, ये हो जाएगा सम ऑफ 50 टर्म्स, 50 नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2, और ये हो गया 255, और ये हो गया बच्चों 101। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और बच्चों ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम्स। और बच्चों यहाँ से देखते हैं ये 5 और ये 50 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो बच्चों जो मॉडुलस डी आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 101/10, दैट इज 10.1। ये हमारे पास मॉड डी की वैल्यू आ रही है 10.1, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? प्लस माइनस 10.1। ठीक है यहाँ तक? अब देखिएगा बच्चों एक और बात, इसमें भी एक छोटी सी डेफिनेशन और है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्यों निकाल रहा हूं मैं मीन डेविएशन का, पहले बता देता हूं फॉर्मूला क्या है। वो मीन डेविएशन जो आपने यहां से कैलकुलेट किया अपॉन वो सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अबाउट आपने कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कोफिशिएंट्स का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज मान लीजिए, सपोज करते हैं कि आपके पास एक सचिन है और एक रोनाल्डो है। ठीक है, अब सचिन के 5 मैचेस का स्कोर, 10 मैचेस का स्कोर आपको दिया गया, वही 48 62 इस तरह से। और रोनाल्डो जो है ही इज अ फुटबॉलर, ठीक है, फेमस फुटबॉलर, और वो भी बहुत ही फेमस और काफी मतलब एफिशिएंट फुटबॉलर है। तो लेकिन उसके जो स्कोर्स आपको गिवन होंगे वो गोल्स में होंगे। गोल्स कितने किए एक मैच में? तो बच्चों उसके गोल्स ऐसे दे रखे थे, फर्स्ट मैच में उसने 4 गोल किए हैं, सेकंड मैच में उसने 2 गोल किए हैं, किसी मैच में उसने 0 गोल किया है, किसी में 8 तो हालांकि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पे, बट मान लेते हैं 8 भी किए हैं। तो बच्चों ये 10 मैचेस के गोल्स दिए हैं, इधर सचिन के रन्स दिए हैं। अब मैंने बोला कंपेयर करो हु वाज द बेस्ट हु इज द बेटर परफॉर्मर। तो सचिन और उसका परफॉर्मेंस मतलब जज करने के लिए हमने सबसे पहले एवरेज निकाला। तो ऑब्वियसली बात है जो डेटा है सचिन का वो थोड़ा सा रन्स का है तो ज्यादा ही होते हैं, तो सचिन का एवरेज आया 60 रन्स। ठीक है, और रोनाल्डो का जो एवरेज आया, ठीक है, वो आया 3.2 गोल्स पर मैच। ठीक है, तो उसका तो आया 3.2 गोल्स। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सचिन का एवरेज ज्यादा है इसलिए सचिन बेटर है, क्योंकि दोनों का जो नेचर ऑफ डेटा है वो अलग अलग है। तो बच्चों अगला जो मतलब इससे जज नहीं कर पा रहे, तो अगला जो पैरामीटर आया कंसिस्टेंसी, बिखराव। ठीक है, तो बिखराव के लिए हमने क्या किया, मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया सब सचिन का। अब सचिन का एवरेज था 60 और कुछ स्कोर से 62 65 माइनस किया, ठीक है, मॉड लगाया, डिवाइडेड बाय n किया, तो निकाल लिया, और वो आ गया सचिन का 8.5 रन्स। ठीक है, 8.5 रन्स। रोनाल्डो जो है उसका 3.2 एवरेज था, और उसमें से भी जब घटाएंगे 3.2 माइनस 2 तो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे डेटा आएंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो रोनाल्डो जो है उसका जो आपका मीन डेविएशन आएगा दैट इज 0.9 आ गया साहब। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रोनाल्डो का मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि उसका 0.9 ही अपना बिखराव है, मीन डेविएशन है। तो बच्चों उस केस में क्या करते हैं, बिकॉज द नेचर ऑफ डेटा इन बोथ द केसेस आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फिगर निकालेंगे जो उसके एवरेज को उसी के बिखराव से क्या कर ले, कंपेयर करके एक ओवरऑल एक परफॉर्मेंस का एक आपके पास फिगर दे दे। वो फिगर ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा हूं इंक्लूडिंग द एवरेज एज वेल एज द बिखराव, और वी कैन से डिस्पर्जन। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या किया, हमने सचिन का मीन डेविएशन निकाला और सचिन के ही एवरेज लिखा यहाँ पे, क्लियर, और हमने ऐसे ही रोनाल्डो का क्या निकाला, मीन डेविएशन निकाला, और यहाँ पे रोनाल्डो का एवरेज लिखा। तो ओवरऑल दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अलग अलग कैलकुलेट किया। अब आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डिवीजन बढ़ने पर कोफिशिएंट बढ़ता है, और मीन डिवीजन बढ़ना होता है नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे। ऐसे ही एवरेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एवरेज बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी और मीन डिवीजन घटेगा। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जितना बड़ा होगा उतनी परफॉर्मेंस पुअर होगी। ठीक है, इसका मतलब जिसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज्यादा आएगा उसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कम आएगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, तो ये वहां पर यूज करते हैं हम लोग, है ना, जज करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। अब बच्चों इसमें एक और चीज है, सिंस हम जब ये पढ़ते हैं, हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा है, मान लेते हैं बच्चों की ये जो डेटा है x1 डेटा है वो अकेला एक बार नहीं है, वो 10 बार है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों अगर x1 x2 x3 अपने पास ऐसे डेटा दे रखे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 fn, तो क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं मीन आ रहा है x बार, तो जब आप x1 में से इसका डेविएशन निकालेंगे तो कितनी बार आएगा बच्चों, इस x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार, हाउ मेनी टाइम्स, f1 टाइम्स। तो ये डेविएशन हम f1 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 टाइम्स मॉड x1 माइनस x बार, इस तरह से ये f2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, और बच्चों डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस
F3 अप टू Fn। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों इस केस में जो हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Fi टाइम्स xi माइनस x बार का मॉड का समेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n मत करना स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगी, समेशन Fi। ठीक है बच्चों, तो उस केस में मीन डेविएशन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक नोट की बात करते हैं। सबसे पहला नोट ये है कि मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम और मीडियन। मतलब आपके एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए 10 डेटा दे रखे हैं, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन मीन के अबाउट भी निकाला, मीडियन के अबाउट भी निकाला, मॉड के अबाउट भी निकाला, ठीक है, या और भी किसी नंबर के अबाउट निकाल लिया। हालांकि निकालते नहीं है मीन डेविएशन, 3 के अबाउट ही डिफाइन करते हैं हम। तो सबसे कम मीन डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जब वो आपने मीडियन के अबाउट कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मीन डेविएशन की मिनिमम वैल्यू तब आती है जब हम उसे मीडियन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। क्यों आती है समझिएगा बच्चों। हम मीन डेविएशन में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम मीन डेविएशन के अंदर कर ये रहे हैं कि हम समेशन ले रहे हैं ना। ठीक है, हमारे पास डेटा है x1 x2 x3 x4 ऐसे डेटाज हैं। ठीक है, x इज अ वेरिएट। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने xi लिख दिया और मान लो ये ऐसा लिखा और ये मॉड। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, x1 माइनस a का मॉड प्लस x2 माइनस a का मॉड। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो मॉडुलस का जो समेशन है अगर ये मिनिमम आएगा तो इस केस में मीन डेविएशन में मिनिमम आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर मतलब एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। ठीक है, इस तरह से ये है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि मैं ये पूछूं आपसे कि ये जो ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बना लिया, क्लियर, और मैं पूछूं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम किसके अबाउट आएगी। क्लियर, मिनिमम किसके अबाउट आएगी, तो मिनिमम तब आएगी फंक्शन की वैल्यू जब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 मतलब देखिए ग्राफ इस तरह से बनता है। तो 3 डेटा है, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। क्लियर, तो जो मिडिल वाला नंबर है उसके अबाउट ही मिनिमम आ रहा है। ऐसे अगर 5 लोगे आप तो ग्राफ ऐसे आता है, यूं उतरेगा यूं उतरेगा यूं उतरेगा, फिर ऐसे 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 जाएगा। उसमें भी जो बीच वाला नंबर है उसके अबाउट ग्राफ की फंक्शन के लिए मिनिमम आएगी। द सम ऑफ मॉडुलस इज मिनिमम। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हम इसको ऐसे उल्टा करके देख लें कि बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या। तो ये मान लेते हैं 1 2 3 जो है ये 3 वेरिएट्स हैं और x एक नंबर है जिसके अबाउट मैं मीन डेविएशन निकाल रहा हूं। तो ये पता है पूरा का पूरा मिनिमम तब आएगा जब मैं x की जगह क्या लूंगा, x की जगह हम क्या लेंगे, इन तीनों का मिडिल नंबर, दैट इज x इज इक्वल टू 2। और मिडिल नंबर को क्या बोलते हैं, मीडियन। इसका मतलब मॉडुलस का सम मिनिमम आ रहा है बीच वाले नंबर के रेस्पेक्ट में और उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या बोलेंगे, मीडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो समेशन है ये मिनिमम आएगा मीडियन के केस में, इसलिए मीन डेविएशन में मिनिमम आएगा मीडियन के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। दूसरी बात बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड नोट में एक टर्म यूज किया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 x3 x4 अप टू xn। अगर आप पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक नंबर को एक सर्टेन क्वांटिटी से ऐड कर देते हैं, ऐड करने का मतलब या तो आप सब में कुछ ऐड कर देंगे या सब में से कुछ सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लो सब में 5 5 5 5 5 ऐड किया, ठीक है, तो उसको बोलूंगा, इस कॉन्सेप्ट को बोलूंगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपके पास एक पॉइंट है x, y, अगर आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h, k पर, तो जितने भी पूरे पॉइंट्स हैं सबका एब्सिसा क्या हो जाता है, x1 माइनस एच, x2 माइनस एच, x3 माइनस एच। मतलब आप पूरे के पूरे सिस्टम के हर एक नंबर में से h सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे आप माइनस एच पे करेंगे तो h ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सर्टेन क्वांटिटी ऐड करते हैं हर एक डेटा में तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्केलिंग होता है बच्चों, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन को के हर नंबर को किसी से मल्टीप्लाई, किसी सर्टेन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। जैसे आपने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x1 5x2 5x3, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्केलिंग ऑफ द डेटा, स्केलिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों क्या है देखिएगा, जब हम एक काम करके देखिए यहां पर x1 x2 अप टू xn ये है और मान लेते हैं मीन x बार है। तो बच्चों अगर मैंने जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज किया तो मैंने क्या किया, सब में a ऐड कर दिया। तो बच्चों जब सब में a ऐड करूंगा तो हमको पता है कि मीन भी a से बढ़ जाएगा। जब मैं इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, ये बड़े वाले का जो बड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस। तो जब इसमें से आप ये सबट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों a से कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी आर लेफ्ट विद x1 माइनस x बार का मॉड, x2 माइनस x बार का मॉड। मतलब मीन डेविएशन वही आ रहा है जो ऊपर वाले का था। मतलब सब में अगर a ऐड कर दें तो मीन डेविएशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। और बच्चों वैसे भी ध्यान है कि हम निकाल क्या रहे हैं, बिखराव। क्या निकाल रहे हैं, बिखराव। ठीक है, तो बच्चों बिखराव जो है ना, बिखराव एक के रेस्पेक्ट में कितना बिखराव है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। ठीक है ना, अगर आप खड़े हैं 5 पे, मैं खड़ा हूं 10 पे, तो बिखराव हमारा 5 है।
लेकिन अगर आपको दोनों को हमको 100 से बढ़ा दिया तो आप खड़े 105 पे, मैं खड़ा हूं 110 पे, हमारा बिखराव अभी भी उतना ही है, ठीक है, क्लियर। तो रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी पूरे सिस्टम में जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलिंग की बात करते हैं बच्चों, तो अगर मैं इन सबको a से मल्टीप्लाई कर देता, ax1 ax2 ax3 axn, तो बच्चों ये क्या हो जाता, हमारे पास ax बार हो जाता। और जब अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास, ax1 माइनस ax बार का मॉड, और अगर मैं बाहर लूंगा तो मॉड ए बाहर ले लूंगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर x2 माइनस x बार का मॉड, तो मॉड ए बाहर लूंगा। तो बच्चों ऐसा करने पर सबसे अगर मैं मॉड ए बाहर लूंगा तो अगेन मेरे पास क्या बचेगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का मॉड अपॉन n, यही बचेगा। इसका मतलब ये तो हो गया पुराने वाले का जो ओरिजिनल वाला डिस्ट्रीब्यूशन था उसका मीन डेविएशन, और नया वाला कितना हो गया, मॉड ए टाइम्स हो गया। कितना हो गया बच्चों, मॉड ए टाइम्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द मीन डेविएशन ऑफ axi इज इक्वल टू मॉड ए टाइम्स मीन डेविएशन ऑफ xi, ठीक है। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को या -5 से करते हैं तब भी मीन डिवीजन 5 टाइम्स होगा, +5 टाइम्स, ठीक है। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट है स्केलिंग का और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। देखिए बच्चों अगला जो हमारा मेजरमेंट है डिस्पर्जन का वो है वेरिएंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब अभी हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, पहले पढ़ा रेंज फिर पढ़ा मीन डेविएशन। तो रेंज बहुत ही मतलब बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, ठीक है, और मीन डेविएशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल है, और उससे भी ज़्यादा यूजफुल जो है जो डेटा में ज़्यादा एफिशिएंसी से कैलकुलेट मतलब एफिशिएंसी रखता है, दैट इज वेरिएंस, ठीक है, क्लियर। तो ये ज़्यादा यूज होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, इसलिए इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। तो बच्चों देखिए वेरिएंस क्या रहता है कि इसमें ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 अप टू xn, मान लिया इसका मीन x बार है, तो ध्यान रखिएगा वेरिएंस हमेशा मीन के अबाउट ही निकालते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन तो किसी के अबाउट भी निकाल सकते थे, यहाँ पे केवल मीन के अबाउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारे डेटा का डेविएशन निकाल लेंगे, x1 माइनस x बार। अब यहाँ मॉड नहीं लेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले डेविएशन का स्क्वायर, दूसरे डेविएशन का स्क्वायर, तीसरे डेटा के डेविएशन का स्क्वायर और लास्ट वाले डेटा के डेविएशन स्क्वायर, सारे स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो हैं इनका मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n किया, तो ये जो नंबर आया दैट इज सिग्मा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। सिग्मा को नहीं, पूरे सिग्मा स्क्वायर को ही हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय n। तो इसको बच्चों में इस तरह से भी बोल सकता हूं, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और इसका समेशन ले लिया i के लिए 1 से n तक डिवाइडेड बाय n, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये वेरिएंस हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं। एक और बात कि हम स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं बच्चों, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो सिग्मा स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू n, इनका मैंने पूछा कि वेरिएंस फाइंड करिए। तो बच्चों इनका वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले मैंने x बार निकाला, तो x बार आएगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय n करेंगे बच्चों, तो n प्लस 1/2। उसके बाद फिर मैंने निकाला x1 माइनस x बार, तो मतलब मैंने इसमें से इसको घटाया, ठीक है, बहुत ही गंदा नंबर आएगा, फिर स्क्वायर और किया बच्चों, ठीक है। पहले तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने 1 माइनस n/2 आएगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई तो 3 माइनस n का होल स्क्वायर बाय 2, ये फिर उसके बाद ये स्क्वायर, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वेरिएंस का, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करना है कि ये जो स्क्वायर है समेशन के अंदर, इसको मैंने ओपन किया तो xi स्क्वायर हो गया, x बार स्क्वायर हो गया, माइनस का 2xi x बार हो गया, ठीक है। अब बच्चों इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, ये देखो इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अब जब यह समेशन यहां लगेगा तो 2 इंटू xi इंटू x बार तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 2x बार बाहर आ गया, समेशन xi ये डिवाइडेड बाय n। अब समझिएगा बच्चों, ये हो गया मेरे पास समेशन xi स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, अपॉन n मैंने डिवाइड कर दिया ना। अब यहां देखना बच्चों x बार स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी एडेड, n टाइम्स, तो इट विल बी, इसको मैं अलग से लिखता हूं n टाइम्स x बार स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे तो समेशन xi, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो बच्चों समेशन xi अपॉन n कितना होता है x बार, तो समेशन xi कितना हो जाएगा n टाइम्स x बार, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 2x बार इंटू इसको लिख सकता हूं n टाइम्स x बार, और ये डिवाइडेड बाय यहां भी n कर दिया। तो बच्चों देखिए ये क्या चीज आ रही है, 2 इंटू n टाइम्स x बार स्क्वायर और ये n x बार स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का n टाइम्स x बार स्क्वायर, तो n का डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस यहां बच रहा है x बार का स्क्वायर,
ठीक है। और बच्चों एक्स बार को क्या बोल सकते हैं, समेशन एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, इजंट इट। इसका मतलब ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि अगर मुझे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या निकालना होता है, ये हटा देते हैं, सीख गए हम, ठीक है। अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालना है, मतलब एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका समेशन मुझे आता है, ठीक है। वो माइनस करके स्क्वायर करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस फॉर्मूले में सीधा सीधा स्क्वायर का सम और उन सारे डेटा का सम। तो अगर मैं 1 2 3 का निकालूं तो यहां हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये हमें सीधा पता होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय बच्चों n माइनस यहां आ जाएगा समेशन एक्स आई दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, फिर n का डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, क्लियर। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि इसको आप याद भी रखें, दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू n का वेरिएंस है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया हमने क्योंकि हमें समेशन पता था, क्लियर। अब बच्चों एक और चीज देखिएगा, एक इसका तीसरा फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और तीसरा फॉर्मूला याद करने में समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, ये याद क्यों कर रहे हैं, तो मैं समझाता हूं ना तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएंस भी बिखराव होता है, तो वेरिएंस भी अगर बिखराव है तो वेरिएंस जो है वो भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो बच्चों की यहां पर हमने सब में ए ऐड कर दिया, ए ए ए ए, तो मीन भी ए से बढ़ जाएगा एक्स बार प्लस ए हो जाएगा। जब मैं ये फॉर्मूला अगर देखूं तो जब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ x1 प्लस ए में से x बार प्लस ए, तो बच्चों ए से कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर स्केलिंग पे डिपेंड, सॉरी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों क्या था देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला ही नहीं है, वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, वो फॉर्मूले की फॉर्म में रहता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या कर रखा है ना, वो फॉर्मूला ही नहीं है बेसिकली। देखिए वो कैसे आएगा कि बच्चों हमने x1 x2 अप टू xn, ये इसका हमको क्या निकालना था, वेरिएंस निकालना था। माना कि इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और माना कि इसका मीन x बार है। अब बच्चों अज्यूम मीन, एक नंबर कोई भी लेते हैं, हम बताया था मैंने आपको, उसको अज्यूम मीन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, सब में से a घटा दिया, a कोई भी नंबर था, एनी नंबर को बोलेंगे अज्यूम मीन, ठीक है। तो कोई भी a सब में से घटा दिया, तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया बेसिकली, x1 माइनस है, मतलब x1 का a के रेस्पेक्ट में डेविएशन। तो इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज ये नंबर d1 है, ये d2 है, ये d3 अप टू dn है, सही है। अब बच्चों एक बात बताइएगा, अभी मैंने बोला था कि इसमें से सबट्रैक्ट करने पर वेरिएंस में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा। और ये सी को तो ये लिखा है, इसका मतलब इसका भी वेरिएंस वही है। तो आप सोचिए अगर मैं इस फॉर्मूले से d1 d2 d3 n नंबर्स हैं, अगर मैं इसका वेरिएंस फाइंड करना चाहता इस फॉर्मूले से, तो वेरिएंस क्या निकालता, समेशन di स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन di अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये इसका वेरिएंस है और इसका जो वेरिएंस है वही इसका वेरिएंस भी है, ठीक है। इसका मतलब x1 x2 xn का वेरिएंस का एक फॉर्मूला और आ गया, समेशन di स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन di अपॉन n, वेयर व्हाट इज di इज द डेविएशन ऑफ xi विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेयर di इज इक्वल टू बच्चों कितना, xi माइनस a। व्हाट इज a कैन बी एनी नंबर, तो व्हाट इज a इज अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो बच्चों ये तीसरा फॉर्मूला में लिखा हुआ मिलता है, जो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये माइनस माइनस क्या कर रखा है, तो कुछ नहीं कर रखा, इट इज सिंपली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए आप, क्लियर। तो एक और पूछता हूं मैं आपसे सवाल कि मान लीजिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, मैंने पूछा आपसे कि 30 31 32 33 अप टू 39, बच्चों इनका मेरे को वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं तो 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, बड़े बड़े स्क्वायर है, कौन सॉल्व करेगा, ठीक है। और अगर यहां रखता हूं तो यहां भी पहले मीन निकालूंगा, फिर सबट्रैक्ट करूंगा, कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी मैंने देखा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे वेरिएंस डिपेंड ही नहीं करता, तो अगर मैं सब में से 29 सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या वेरिएंस फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सब में से 29 सबट्रैक्ट कर दिया तो ये बचा 1 2 और ये बचा अप टू 10, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब इसका जो वेरिएंस है वही इसका वेरिएंस है, और ये क्या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस अभी आपको बोला था ना रटना है, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दैट इज 99 अपॉन 12। वो कैलकुलेट कर लेंगे आप कैंसिल वैंसिल करके, समझ गए, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज करके सीधा कैलकुलेशन हो गया हमारा, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
देखिए बच्चों, तो वेरिएंस जो है अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, x1 x2 xn है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 है, तो समेशन जब हम लेंगे स्क्वायर्स का तो यहाँ क्या हो जाएगा, xi का स्क्वायर है, डिवीजन का स्क्वायर, वो कितनी बार कैलकुलेट होगा, fi टाइम्स। तो यहाँ पे इसको fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है, कैपिटल N मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हो जाता है xi स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्स का सम, डेटा के स्क्वायर का सम, तो क्या हो जाएगा, fi टाइम्स xi स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ रहे हैं आप, अपॉन n। तो यहाँ पर भी समीशन fi स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही di वाले में fi टाइम्स di स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे समीशन fi di हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फॉर्मूला वही है, बस xi fi टाइम्स है तो उतनी बार ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अब बच्चों इसमें एक नोट देखते हैं, वेरिएंस ऑफ, इसको पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ xi प्लस ए, xi प्लस ए का मतलब x1 प्लस x, x2 प्लस ए, तो हमने बात की थी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है ना, और उस पर वेरिएंस डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सब में अगर आप ए ऐड कर देंगे, ठीक है, तो भी वेरिएंस उतना ही रहेगा जो कि पहले था, x1 x2 x3 का वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऑफ xi। पर बच्चों अगर स्केलिंग की बात करें, अगर सबको a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सबको a से मल्टीप्लाई किया, जैसे ये आपके पास था x1 x2 अप टू xn, इसका मीन था x बार, ठीक है, वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, अगर आपने सबको a से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, ये a से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि मीन भी a टाइम्स हो जाएगा, जब हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे ना, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर वाला समीशन, तो जब इसमें से इसको बच्चों माइनस करके स्क्वायर करेंगे ना, तो अब a x1 माइनस x बार का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर बाहर रहेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर हो गया, ऐसे इसमें से करेंगे a स्क्वायर बाहर हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n बच जाएगा। ये पहले वाला वेरिएंस है, तो नया वाला वेरिएंस कितने टाइम्स हो गया, a स्क्वायर टाइम्स हो गया। मतलब ये जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वेरिएंस का, ये भी स्केलिंग पर डिपेंड करता है बच्चों, है ना, ठीक है। अगर सबको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेरिएंस है आपका a स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझते हैं। तो बच्चों इस पे एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि भाई ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है 63, 67, 71, 75 और बच्चों ये मैंने ले लिया सपोज 99 तक, है ना। इसका वेरिएंस पूछा है कि इसका वेरिएंस निकालिए। अब बच्चों अगर मैं इसके वेरिएंस की बात करूंगा तो ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अगर मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा समीशन xi स्क्वायर अपॉन n, तो भाई सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। या फिर मैं xi माइनस x बार, पहला फॉर्मूला xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो पहले xi x बार निकालूंगा, फिर माइनस करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, ठीक है। या बच्चों अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है, 4 4 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 4 का डिवाइड मारने की सोचूं, लेकिन डिवाइड मारूंगा नहीं, 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो मैंने क्या किया बच्चों, सब में 1 1 ऐड कर दिया पहले, ठीक है। क्या कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया, 64, 68, 72, 76 और ये 100। मुझे पता है 1 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था भाई, तो इसका भी सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, शिफ्टिंग ऑफ रीजन से फर्क नहीं पड़ रहा। इसको देख के मन में ख्याल आ रहा है कि 4 का डिवाइड मार दे, सब में तो नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मैंने सब में क्या किया, 4 का डिवाइड मार दिया, ठीक है। सब में 4 का जैसे ही डिवाइड मारा तो भाई ये हो गया अपने पास 16 और 17, 18 और ये हो गया बच्चों 25, ठीक है। 4 का डिवाइड मारने से तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, 4 का डिवाइड किया है तो 1/4 स्क्वायर टाइम्स, है ना, वो देखते हैं। अब इसको देख के आया मन में ख्याल किया, 1 2 3 4 5 बना लूं इसको, तो सब में से 15 घटाया, 15 घटाने के बाद बचा 1 2 3 अप टू 10। तो भाई ये तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस तो आता है, कितना होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है बच्चों। तो अगर इसका इतना है तो इसका ऊपर वाले का कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, सब में 15 जोड़ने के बाद ही आ रहा है तो सेम ही रहेगा, यही रहेगा ऊपर वाले का भी। और इसका अगर यही है तो इससे ये कैसे आएगा, इस पूरे को सारे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना, a स्क्वायर टाइम्स, तो इंटू 16 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ये चीज समझ रहे ना, ये tan स्क्वायर था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेरिएंस इतना हो जाएगा। और अब इन सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ओरिजिनल वाली सीक्वेंस आ जाएगी, और इसका वेरिएंस तो 1 सब्ट्रैक्ट करने से फर्क पड़ेगा नहीं, तो वेरिएंस ये रहेगा। समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डेटा सेट ईच ऑफ साइज 5, मतलब 2 डेटा सेट है, दोनों में 5 5 एलिमेंट है। ऐसे मान लेते हैं सपोज कि एक डेटा सेट है x1 x2 x3 अप टू x5 वाला, और दूसरा है y1 y2 y5। ये 2 अलग अलग डेटा सेट है, a और b नाम भी चलो रख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि अलग अलग वेरिएंसेस दे रखे हैं। इसका जो वेरिएंस है हमारे पास, वो बच्चों दे रखा है हमारे पास 4, और इसका जो वेरिएंस है बच्चों वो हमारे पास 5 दे रखा है। मीन भी दे रखे हैं, ठीक है। इसका जो मीन है हमारे पास वो दे रखा है 2, और बच्चों इसका जो मीन है हमारे पास वो दे रखा है 4, ठीक है। अब बच्चों में क्या करना है, कंबाइंड डेटा सेट का वेरिएंस फाइंड करना है। कंबाइंड डेटा सेट मतलब ये 5 और 5 इनको मिला के एक बड़ा ग्रुप कंबाइंड डेटा सेट बना है, 10 एलिमेंट उसमें होंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है।
तो बच्चों अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है तो आपको क्या चीजें चाहिए? दो। एक तो इनके और सारी डेटा की स्क्वायर का सम, समेशन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x5 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ऐसे सबका सम चाहिए। और एक ब्रैकेट में क्या आता है फॉर्मूले में? समेशन xi, तो मतलब सबका समेशन भी चाहिए, x1 प्लस x2 अप टू x5 प्लस y1 प्लस y2 अप टू y5। तो बच्चों ये दो चीजें निकालने के लिए हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा समेशन इसका, सॉरी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है 4, तो बच्चों 4 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? समेशन xi स्क्वायर, तो ये पांचों के स्क्वायर का सम अपॉन 5 माइनस समेशन xi अपॉन n, दैट इज मीन। तो मीन कितना है इसका? 2, ये मीन का स्क्वायर। आगे समझ में? तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर हो गया मेरे पास, ये हो गया 40, ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही इसके साथ भी कर सकता हूं, मतलब मेरे पास x1 स्क्वायर से x5 स्क्वायर तक का सम आ गया। ऐसे ही बच्चों इसके साथ भी कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? समेशन yi स्क्वायर अपॉन 5 माइनस समेशन y अपॉन 5 का स्क्वायर, मतलब ये मीन आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है, जैसे यहाँ किया था। तो ये आ गया ऐसा। तो बच्चों ये हो गया अपने पास 16 और ये हो गया 21, इधर मल्टीप्लाई किया तो समेशन बच्चों yi स्क्वायर जो आ गया 105 आ गया, 105, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मीन का यूज क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म 5 है, मीन 2 है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? n इंटू एक्स बार होता है, तो यहां पर समेशन ऑफ ऑल द 5 टर्म्स हो जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10, और ऐसे यहां मीन 4 है तो समेशन ऑफ नंबर 4 इंटू 5 दैट इज 20। ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सवाल का आंसर क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों कंबाइंड डेटा सेट में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अगर हमको वेरिएंस निकालना है तो समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब सबके स्क्वायर का सम, तो x1 से x5 के स्क्वायर का सम 40, y1 से y5 के स्क्वायर का सम 105, तो टोटल स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों को ऐड कर देंगे 145 अपॉन नंबर ऑफ टर्म 10 माइनस समेशन एक्स मतलब सबका सम, तो x का सम कितना 10 और y का सम कितना 20, टोटल सम 30, तो बच्चों हो जाएगा 30 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया 14.5 माइनस 9 दैट इज 5.5, ये मेरे पास वेरिएंस निकल आया 5.5, ठीक है बच्चों। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है x1 अप टू x10 और उसका वेरिएंस फाइंड करना है बच्चों, लेकिन हमें x1 x2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। हमें तो बल्कि क्या दे रखा है कि xi माइनस 50, सब में से 50 घटा के जो आएगा उसका स्क्वायर का सम दे रखा है भाई 40, और सब में से 50 घटा के जो नंबर्स आएंगे उनका सम दे रखा है 10। अब निकालेंगे ऐसे, क्योंकि वेरिएंस के लिए तो क्या चाहिए होता है मुझे? समेशन xi स्क्वायर, इससे निकालना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों याद करिए तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला फॉर्मूला, समझिएगा। अगर मैं इन सब में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, x1 माइनस 50 x2 माइनस 50, अगर ऐसा कर दूं तो क्या वेरिएंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो भाई इसका वेरिएंस निकालूं या इसका वेरिएंस निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसका वेरिएंस निकालना चाहता हूं, इसका वेरिएंस तो वही आएगा जो ओरिजिनल वाले x1 x2 का वेरिएंस है। तो इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे बच्चों? समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, तो इनके स्क्वायर का सम तो दे रखा है बच्चों कितना 40 अपॉन 10 माइनस यहां क्या लिखते हैं समेशन ऑफ xi मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो इन सारी सम ऑफ ऑल द टर्म्स जो आएंगी बच्चों वो यहां दे रखा है 10 अपॉन n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बच्चों, ये आंसर आ गया 3, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कर सकते हैं, हालांकि तीसरा फॉर्मूला भी है ना समेशन डी, बट मैंने बोला था तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं होता, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए बच्चों अगला जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये वेरिएंस ही निकालते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है, क्लियर, नॉन नेगेटिव लेना है, इसलिए प्लस साइन लगा दिया है। वैसे भी अंडर रूट तो हमें पता ही है नॉन नेगेटिव ही होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और वो गया सिग्मा, और वो सिग्मा है लेकिन ये नॉन नेगेटिव है, मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब भी निकालना हो तो पहले वेरिएंस फाइंड करेंगे फिर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, क्लियर। और दूसरी बात बच्चों वही है कि अगर सब में a जोड़ देंगे तो चूंकि वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर a से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? मॉड a टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस तो a स्क्वायर टाइम्स होगा, अंडर रूट ले रहे ना। स्टैंडर्ड डिवीजन नाम से पता लग रहा है स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो बच्चों हमने जितने भी अभी तक मेजरमेंट्स पढ़े हैं डिवीएशन के, डिस्पर्जन के, वो हमने सिग्निफिकेंस, उनकी सिग्निफिकेंस जो है उनके बढ़ते हुए ऑर्डर में पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे बेकार सा मेजरमेंट था जो यूजफुल नहीं था, रेंज था, उससे अच्छा मीन डिवीजन था, उससे ज्यादा बेटर वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डिवीजन तो और ज्यादा प्योरीफाइड है और ज्यादा फिल्टर्ड है। रीजन बीइंग कि देखिए बच्चों अगर मान लीजिए मेरा वेट है 62 kg, हालांकि आपको ज्यादा लग रहा होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 82 मान लेते हैं, 82 kg है,
मेरे दोस्त का 85 है, एक मेरे दोस्त का 92 है, एक का 73 है, ठीक है, और हमारा एवरेज जो आ रहा है बच्चों, एवरेज आ रहा है 75। तो मैं पूछूंगी मेरे मतलब वेरिएंस फाइंड करूं हमारा, तो पता है वेरिएंस के लिए मैं माइनस करूंगा मेरा वेट माइनस 75 का स्क्वायर, तो वेरिएंस आएगा किलोग्राम स्क्वायर। मैं बोलूंगा कितना बिखराव है, आप बोलोगे किलोग्राम स्क्वायर में। भाई किलोग्राम स्क्वायर का क्या मतलब है? तो वेरिएंस में यही होता है कि जो यूनिट आएगी ना आपकी स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो उसको और ज्यादा फिल्टर्ड करने के लिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला गया, वेरिएंस निकाला गया, वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसमें भी यूनिट का एक पंगा है, ठीक है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो हमने अंडर रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा भैया, किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो ये और ज्यादा फिल्टर्ड है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस से निकालते हैं बट उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये मॉडर्न टाइम्स हो जाएगा। अब मैं छोटा एग्जांपल पूछता हूं, एक छोटा सवाल पूछता हूं। एक बार क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास जो है ये हम हमारे वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे 10 दोस्त हैं इंक्लूडिंग मी, 9 दोस्त और एक में। तो क्या किया गया बच्चों, हमारा सबका वेट लिया गया, ठीक है, और सारे मेरे जैसे मोटे मोटे दोस्त थे, तो मेरा वेट आया 85, मेरे दोस्त का 95, एक दोस्त का आया 105, एक का आया 72, ठीक है। तो मतलब इस तरह के वेटेज हमारे वेट लिए गए बच्चों। और वेट कैसे लिए गए, एक वेइंग मशीन पे खड़ा किया गया, एक वेइंग मशीन थी उस पर खड़ा किया गया, वेट नोट कर लिए भाई किसी ने। अब सामने वाले को तो पूरा एनालिसिस ही करना था, पूरे वेट की कुंडली निकालनी थी हमारे। तो उसने क्या किया, सारे हमारे जो वेट थे हम 10 लोगों के, उनका हमारा एवरेज वेट निकाल लिया साहब। हमारा एवरेज वेट आया 75 kg। और अभी उसने स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाला। कैसे, पहले वेरिएंस निकाला, फिर उसके बाद अंडर रूट ले लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाला। तो भाई साहब हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन जो आया वो आया 7.2 kg। पूरा पोस्टमार्टम किया उसने हमारे वेट का, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अब बच्चों देखिएगा, बाद में पता चला कि जिस वेइंग मशीन पे उसने हमें खड़ा किया था वो तो खराब थी, और वो क्या करती थी, वो हर किसी के वेट को अंडर वेट बताती थी 10 किलोग्राम से। वो भी मतलब पहले मैं खुश था कि मेरा वेट 82 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता लगा मेरा वेट, वो तो मशीन खराब थी, 92 आना चाहिए था। मेरे दोस्त का जिसका 105 था उसका 115 आना चाहिए था। पर भाई अब वापस से वेइंग मशीन पे तो जाके खड़े होंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये पूछा जाए कि अगर हमारा एक्चुअल एवरेज वेट कितना था, हम सबका एवरेज वेट, और हमारे जो वेट्स एक्चुअल वेट होंगे उनका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था, एक्चुअल स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आना चाहिए था। तो बच्चों क्या करेंगे, हमारे जितने भी वेट थे x1 x2 अप टू x10, इसको अगर सही करना था, जो हमने पहले मेजर किए हैं उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 10-10 जोड़ देंगे, क्योंकि मशीन ने सबके वेट 10-10 कम बताए। तो क्या करेंगे, x1 + 10, ठीक है, सबके वेट में 10-10-10 जोड़ देंगे। तो 10-10 जोड़ने के बाद अब एक्चुअल वेट आ रहे हैं, ठीक है। और जब सब में 10-10 जोड़ देंगे बच्चों तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा जो एवरेज वेट आना चाहिए था 85 kg आना चाहिए था, और सब में 10 जोड़ने से स्टैंडर्ड डिवीजन में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन अभी भी इतना ही रहेगा 7.2 किलोग्राम, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड डिवीजन सेम रहने वाला है। क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन पढ़ा था ना, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन है कि यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन लिखेंगे और किसके अबाउट निकालते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन के अबाउट। तो यहाँ मीन लिख देंगे x बार, ठीक है, सिग्मा अपॉन x बार। क्यों यूज होता है, वही रोनाल्डो और सचिन का कंपैरिजन, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन का कोफिशिएंट ज्यादा होगा परफॉर्मेंस पुअर होगी, ठीक है। और इसी चीज को हम अगर परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं तो इनटू 100 कर देंगे, तो इसका नाम हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV। तो बच्चों जिसका CV ज्यादा जिसका CV ज्यादा आएगा उसका परफॉर्मेंस पुअर है, कंसिस्टेंसी पुअर है, ध्यान रखिएगा। CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस, ठीक है बच्चों। तो ये CV से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। और ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा मीन के अबाउट ही निकालते, क्योंकि वेरिएंस भी केवल मीन के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ केवल मीन आएगा, मीन डिवीजन के कोफिशिएंट में क्या आएगा, आया था A आया था, A मतलब कोई सा भी आप सेंट्रल टेंडेंसी ले सकते थे, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी है उस चैप्टर का आखिरी लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो बच्चों मीन स्क्वायर डेविएशन की बात करते हैं। मीन स्क्वायर डेविएशन, तो नाम से पता लग रहा है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। तो बच्चों हमारे पास x1 x2 x10 डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने कोई भी नंबर लिया a, ठीक है, मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट कैन बी टेकन अबाउट एनी नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिया a, तो उनका क्या किया, जो डेविएशन ने उनके स्क्वायर का मीन निकाला। तो हमने x1 - a करा, x2 - a करा, फिर सबका स्क्वायर करा, और फिर सबका मीन निकालने के लिए स्क्वायर इनके डिवीजन के स्क्वायर को जोड़ के n का डिवाइड कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला। तो एक्चुअली हम ऐसे ही वेरिएंस भी निकालते हैं, बट वेरिएंस में एक्चुअली फर्क इतना सा है कि जो a है उसकी जगह x बार होता है, या कोई भी नंबर है। तो कोई भी नंबर के अबाउट ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर डिवीएशन अबाउट एनी नंबर a। तो बच्चों अगर यही मीन स्क्वायर डिवीएशन जब किसी के अबाउट भी निकाल सकते हैं, तो जब
किसी के अबाउट भी निकाल सकते हैं, 10 के, 5 के, 7 के, तो मीन के, मॉड के, किसी के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब मीन के अबाउट निकाला जाएगा तो इसी मीन स्क्वायर डेविएशन को क्या बोलेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस इज अ स्पेशल केस ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द मीन स्क्वायर डेविएशन इज कैलकुलेटेड अबाउट मीन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है। ए क्या एज्यूम मीन है। अब बच्चों हम क्या बोलते हैं, ए अगर कोई भी नंबर है तो xi माइनस ए को क्या बोलते हैं, डिविएशन ऑफ xi विद रिस्पेक्ट टू ए। तो उसको मैंने नाम दे दिया di, मतलब ये हो गया d1 d2 d3 है ना, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला समेशन di स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, di इक्वल टू xi माइनस ए, ठीक है। ये मीन स्क्वायर डिविएशन होता है। अब बच्चों एक और चीज देखिएगा मजेदार यहाँ पे, कि अगर हम बात करें सिग्मा स्क्वायर की, अगर इसी वेरिएंस इसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर निकाला गया होता तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं पता है आपको, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर मैं लास्ट वाले फॉर्मूले की बात करूं, मैं सब में से ए सबट्रैक्ट कर दूं तो उसको क्या लिख दूंगा, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, उसको नाम दे दूंगा d1 d2 d3 dn, डेविएशंस। तो अगर मुझे इसका वेरिएंस निकालना होता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, di स्क्वायर समेशन di स्क्वायर अपॉन ए माइनस समेशन di अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए नहीं n है। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, यहां जो मैंने ए लिया है ना, वो यही वही वाला ए है जिस ए के अबाउट मैंने यहां पे मीन स्क्वायर डिवीजन कैलकुलेट किया। मतलब समझे आप, एक नंबर है ए, जैसे मान लो 5, उसके अबाउट मैंने इसका क्या निकाला, ये मीन स्क्वायर डिवीजन कैलकुलेट किया, और क्या किया मैंने इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट किया। कैसे, सब में से 5 सबट्रैक्ट करके, ठीक है, इस डिवीजन वाले थर्ड फॉर्मूले से, सही है, क्लियर। तो यहां पर भी डी कितना xi माइनस ए के बराबर ही है। अब बच्चों ऐसे देखिएगा, सिग्मा स्क्वायर है और इस चीज को क्या बोलूंगा, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन को मीन स्क्वायर डिवीजन अबाउट ए, यही तो फॉर्मूला है। ये क्या हो जाएगा, xi माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एस स्क्वायर माइनस बच्चों ये क्या, सम ऑफ ऑल द डेविएशन। तो सारे डेविएशन जो है उनका एल्जेब्रिक सम निकालना है, तो जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लिया भैया सबका सम जो है वो कुछ आएगा, उसमें n का डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, उसको मैंने नंबर को d बोल दिया, स्मॉल d, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है तो बच्चों ये तो मजेदार चीज है ना, नॉन नेगेटिव। तो बच्चों यहां से देखिए एस स्क्वायर जो है दैट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि समेशन डी आई जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डी स्क्वायर करेंगे ना, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। भाई डी स्क्वायर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो बच्चों यहां से ये देख सकते हैं एस स्क्वायर कैसे आता है, सिग्मा स्क्वायर में कुछ ऐड करके आता है, और जो ऐड कर रहे हैं वो नॉन नेगेटिव नंबर है। मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर से क्या आएगा, बड़ा या बराबर भी आ सकता है जब डी स्क्वायर जीरो हो। तो हम बोल सकते हैं एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू हमेशा सिग्मा स्क्वायर उससे बड़ी आती है। तो बच्चों सिग्मा स्क्वायर भी तो मीन स्क्वायर डेविएशन का स्पेशल केस है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि, ठीक है, अच्छा ये बताइए दोनों बराबर कब होंगे, ठीक है। एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर कब होगा, व्हेन दिस होल नंबर इज जीरो, मतलब ये जो डी है ना जीरो आएगा, मतलब व्हेन समेशन डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ ऑल द डेटा। तो बच्चों वो बताया था मैंने आपको कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के डिविएशन का सम किसके अबाउट जीरो होता है, व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीन, ठीक है। तो ये कब जीरो होगा, जब ये जो नंबर है जिसके अबाउट डिविएशन ले रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स बार के बराबर। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि हमेशा मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू, मीन स्क्वायर डिविएशन की वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब मीन के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, और जब मीन के बाद कैलकुलेट करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी उसका नाम हमने वेरिएंस रख दिया। समझ में आया आपको कि वेरिएंस क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम निकालना तो मीन स्क्वायर डिवीजन चाहते थे, पर हम चाहते थे कि जो स्क्वायर का डिवीजन जो दिखे वो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसलिए उसको मीन के अबाउट निकाला गया, और जब हमें मीन के अबाउट निकाला गया तो उसका नाम रख दिया हमने वेरिएंस। आगे समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, वेरिएंस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे समझ में। देखिए बच्चों एक एग्जांपल लिखते हैं कि एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है x1 x2 अप टू xn, ठीक है। इसका मीन स्क्वायर डिवीजन निकाला गया, एक बार -2 के अबाउट वो कितना है 18 आया, और एक बार मीन स्क्वायर डिवीजन निकाला गया 2 के अबाउट वो 10 आया। तो हमें क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो बच्चे स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस से निकालते हैं, और वेरिएंस के लिए क्या चाहिए होगा, समेशन xi स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर का सम, और एक समेशन xi इन सबका सम, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, ये निकल जाएगा, और वो निकालने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों जब मैं -2 के अबाउट निकालूंगा मीन स्क्वायर डेविएशन, तो क्या लिखूंगा, xi माइनस ए लिखते हैं ना स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -2 + 2 हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, i की वैल्यू कितनी है 1 से n तक, ठीक है, अपॉन n, ये निकल गया। और कितना दे रखा है, 18 के इक्वल दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं और इस स्क्वायर को ओपन कर देता हूं, क्योंकि मुझे समेशन xi स्क्वायर चाहिए, तो तभी आएगा जब इसको ओपन करूंगा। तो समेशन xi स्क्वायर आ गया, प्लस अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे आएगा 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समेशन को, तो समेशन ऑफ 4,
तो समेशन ऑफ 4 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4n प्लस यहां पर आएगा बच्चों 4xi का समेशन, तो 4 तो कॉमन आ गया, तो यहां बच्चा समेशन xi, ये चीज समझ रहे हैं। और बच्चों इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 18n, क्लियर, ये समेशन आपको ओपन करना है ना, तो समेशन xi स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बच्चों समेशन xi इज इक्वल टू 14n, यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्लियर, क्योंकि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं, समेशन xi स्क्वायर अननोन है और समेशन xi अननोन है। अब बच्चों ऐसी एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, ठीक है, तो 2 के अबाउट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन xi माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन n इज गिवन टू बी 10, इसको ओपन करते हैं बच्चों, यहां से आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर प्लस 4, तो समेशन 4 हो जाएगा 4n माइनस 4xi आएगा, तो 4 कॉमन समेशन xi, ठीक है बच्चों, यहां से इसको ले जाएंगे 10n आ गया मेरे पास, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद समेशन xi स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स समेशन xi आ गया बच्चों, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब तो बच्चों सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8xi आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8n आ जाएगा, कैंसिल होके समेशन xi जो आएगा बच्चों वो मेरे पास n आ रहा है, ठीक है, और समेशन xi अगर बच्चों n आ रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चों 10n आ गया, ठीक है, समेशन xi स्क्वायर कितना आ गया 10n, ठीक है। तो बच्चों दोनों चीजें आ गई है ना, अब तो क्या निकालना है, हम पहले वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कितना है, समेशन xi स्क्वायर अपॉन n, तो 10n अपॉन n माइनस समेशन xi n है अपॉन n कितना आएगा 1, ठीक है, मतलब n अपॉन n लिख दो, अभी 1 लिख देंगे ना, ये आ गया, तो बच्चों ये कितना हो गया 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन जो आएगा आपका बस सिग्मा वो कितना आएगा प्लस का 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर, तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।